हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। माइक्रोबायोलॉजी ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो, बायो प्लस लॉजी। माइक्रो का मीनिंग है वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। बायो मीन्स लिविंग थिंग या फिर लाइफ, और लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्मॉल लिविंग थिंग स्टडी। इस नाम से ही हमें पता चल रहा है ये क्या है, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग थिंग, यानी कि छोटी जीवों के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में स्टडी करना है। Microbiology is the branch of biology that deals with the study of microorganisms which are usually invisible to naked eye. माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो क्या है, डील करती है विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमें क्या है, किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज है वो 1 माइक्रोन से कम होता है, इतना छोटा साइज होता है। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? These are the small organisms which are not seen by naked eye, जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते, इतने छोटे organisms होते हैं ये। They can be seen by the help of microscope, ये क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इन्हें देख पाते हैं। साइज ऑफ माइक्रोब्स लेस देन 0.1 mm, इनका जो साइज है वो 0.1 mm या फिर 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, यानी कि ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एट प्रेजेंट 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स आर, अभी जो हमें फिलहाल तक पता है माइक्रोब्स के मेजर ग्रुप वो हैं फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। इनके बारे में हम आगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इट हैव 4 डिफरेंट एरिया। जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है उसको हम 4 एरा में स्टडी करते हैं, या फिर ये कहें कि 4 पार्ट में। फर्स्ट वन इज डिस्कवरी एरा, देन ट्रांजिशन एरा, देन गोल्डन एरा, एंड लास्ट वन जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो है मॉडर्न एरा। फर्स्ट डिस्कवरी एरा, ये बहुत पहले, यानी कि जब जस्ट इसके बारे में शुरू ही हुआ था तब तक ये भी नहीं पता था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, कुछ भी नहीं। मतलब कि सबसे पुराना और जो सबसे शुरू में आया था वो है ये डिस्कवरी एरा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहा जाता है। जो पहले साइंटिस्ट थे इस डिस्कवरी एरा में वो थे अरिस्टोटल। द एरा स्टार्ट्स विद अरिस्टोटल हु बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। इन्होंने हमें बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा हुए, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स से आई है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, रोगर बेकोन, ये 13th सेंचुरी में थे। डिस्क्राइब दैट द डिजीज कोज्ड बाय अ मिनट जर्म, इन्होंने ये बताया कि जो डिजीज है वो बीमारी है एक बहुत छोटे जर्म से पैदा हुई है, या इतना छोटा 20 जितना एक कोई चीज़ है जो क्या है, बीमारी कोज करता है। इन्होंने हमें ये बात बताई, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। डिस्कवरी एरा के जो मेन साइंटिस्ट थे वो एंटनी वान लियनहुक, इन्होंने क्या है अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था डिस्कवरी एरा में, या फिर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या है नई बताई थी। डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, इन्होंने क्या है माइक्रोबियल लाइफ को, यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में इन्होंने पता लगाया कि ऐसी भी कोई लाइफ है, ऐसे इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एंटन लियनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में पता लगाया था, उनके बारे में बताया था। इन 1677 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
1677 में इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ऑब्जर्व किया और उसको डिस्क्राइब किया। जो इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए थे वो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ जैसे थे। उनको इन्होंने क्या नाम दिया? एनिमैल्क्यूल्स, जो कि बहुत छोटे एनिमल्स को कहते हैं। जब तक हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स जैसी टर्म्स का नहीं पता था, तो उन्होंने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए, जिनके बारे में पता लगाया, उनको एनिमैल्क्यूल्स के नाम से डिस्क्राइब किया गया था। तो इनका बहुत बड़ा रोल था माइक्रोबायोलॉजी में। के बाद डिस्कवरी एरा खत्म हो गया, उसके बाद एक नया एरा आया, ट्रांजिशन एरा। यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी और डेवलप होनी शुरू हुई ट्रांजिशन एरा में। जैसे कि जो डिस्कवरी एरा में क्या है, इतना कुछ नहीं पता होता था, तो उसके बाद क्या है, जब ट्रांजिशन एरा आया तो बहुत सारी नई चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हमें पता चली। इस एरा में स्पॉन्टेनियस थ्योरी को चैलेंज किया गया। स्पॉन्टेनियस थ्योरी क्या थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से आए हैं, ऐसा नहीं होता। तो इस एरा में हमें ये बताया था। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिसके जरिए उन्होंने कहा कि ये जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है वो गलत है। पहले साइंटिस्ट जो ट्रांजिशन एरा में आए थे वो थे फ्रांसिस्को रेडी। ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट हु अपोज स्पॉन्टेनियस थ्योरी। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी का विरोध किया था। He showed that maggots would not arise from decaying meat when it is covered. इन्होंने बताया कि जो अगर किसी चीज़ को हम कवर करके रखेंगे, अगर नॉन लिविंग है वो, मान लो, तो उसके अंदर क्या है, मैगोट्स नहीं बनेंगे। तो इनकी जो थ्योरी थी वो कुछ इस तरह थी। इन्होंने एक बर्तन लिया, कंटेनर, उसमें क्या है, इन्होंने मीट रख दिया, डिकेइंग मीट, यानी कि वो खराब हो चुका था, बहुत पुराना मीट था, उसमें उन्होंने रखा और ये क्या है, अनकवर्ड था। तो इसके अंदर इन्होंने देखा कुछ टाइम बाद यहाँ पे मैगोट्स बनने लगे। मैगोट्स यानी कि जो मक्खियाँ होते हैं उनके अंडे या फिर लार्वा ऑफ फ्लाइज हम बोल सकते हैं। तो वो यहाँ पे डेवलप होने लगे इस मीट के चारों तरफ। लेकिन उस टाइम क्या है, ये कवर नहीं था, यानी कि यहाँ पे क्या है, मक्खियाँ आ रही थी और यहाँ पे उनके जो मैगोटोज हैं वो जनरेट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ तो एंटर कर सकती थी ना, ये ओपन था, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो रहे थे। वो क्या है, फ्लाइज जब इसमें एंटर कर रही थी तब हो रहे थे। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, एक इन्होंने कवर कंटेनर लिया, उसको कवर कर दिया प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद उसमें हमने वही मीट रख दिया था, डिकेइंग मीट, और उसको जब हमने कुछ टाइम बाद देखा तो वहाँ पे क्या है, कोई भी मैगोट्स फॉर्म नहीं हुए, कोई भी मैगोट जनरेट नहीं हुए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फ्लाई नहीं आ रही थी। इससे उन्होंने बताया कि जो मैगोट्स थे, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, वो क्यों जनरेट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फ्लाइज आ रही थी एंटर। वो मीट खुद ब खुद जनरेट नहीं कर रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पे जो मक्खियाँ मच्छर आ रहे थे उसकी वजह से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर मैगोट्स पैदा हो रहे थे। जब इन्होंने कवर किया उस मीट वाले कंटेनर को और उसके अंदर कोई भी नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं देखने को मिली, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से जो डिकेइंग मीट है वो नॉन लिविंग ही हो गया। तो वहाँ से क्या है, कोई भी नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद जनरेट नहीं हो रहा था। तो इस तरह क्या है, इन्होंने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को चैलेंज किया और उसको बताया कि ये थ्योरी तो गलत है। उसके बाद जॉन नीदम एक साइंटिस्ट थे जो क्या है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो हमने डिस्कवरी एरा में स्टडी की उसी के सपोर्टर थे। उन्होंने बताया कि प्रपोज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अरोज स्पॉन्टेनियसली ऑन द मटन ग्रेवी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें क्या है, उन्होंने कंटेनर में मटन ग्रेवी ली। मटन ग्रेवी को उन्होंने जो कंटेनर था उसको एक कपड़े से कवर कर दिया। कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं इस मटन ग्रेवी के अंदर। तो निदम ने बताया कि ये जो मटन ग्रेवी है कंटेनर में जो हमने डाल रखे, इसको कवर होने के बाद भी यहाँ पे क्या है, माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी थी वो सही थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही ग्रो करते हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा था, अगर एक तरह से समझें तो यहाँ पे क्या है, जो कपड़ा होता है वहाँ से
एयर पास होने का रास्ता था। तो जब एयर पास हो रही थी, इसके अंदर क्या है, एयर तो जा रही थी, एयर एंटर कर रही थी, तो एयर्स के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो एयर के साथ ही क्या है मटन ग्रेवी के अंदर जा रहे थे, और इसकी वजह से क्या है यहाँ पर माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे। He covered the flask with coat, still the microbes appeared on the mutton। तो उन्होंने बताया कि हमने जब उसे कवर किया कपड़े के साथ मटन ग्रेवी को, लेकिन उसके बाद भी क्या है उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो कर रहे थे। फिर एक साइंटिस्ट आई उनके बाद, लज़ारो स्पेलेंज आई। ही डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर कैरिड जर्म्स। उन्होंने बताया कि जो एयर है वो क्या है, उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ही बॉइल्ड मटन ब्रोथ फॉर लॉन्गर पीरियड एंड रिमूव एयर फ्रॉम फ्लास्क एंड शो दैट बॉइल्ड ब्रोथ वुड नॉट गिव राइज टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है उनका जो एक्सपेरिमेंट था लज़ारो स्पेलेंजाई का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही मटन ग्रेवी ली, इसके अंदर क्या है मटन लिया और उसको एक कंटेनर में रख दिया, उसको हमने हीट दी, यहाँ पे उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको बॉईल कर रहे हैं। फिर उसको एक लंबे टाइम के लिए रख दिया जाता है और उसके बाद उसमें से एयर को भी निकाल देते हैं, बिल्कुल एयर फ्री कर देते हैं और एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देते हैं और उसको कंटेनर को सील कर देते हैं जिसके अंदर वो बॉइल्ड मटन ग्रेवी डाली। तो उस टाइम बाद देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर रहा था। इसका मतलब निदम ने जो एक्सपेरिमेंट बताया था उसमें एयर एंटर कर रही थी, यानी कि एयर के थ्रू जर्म्स आते हैं। तो लज़ारो स्पेलेंजाई ने बताया कि जो माइक्रोब्स हैं अगर एयर आती हैं तो उसके साथ क्या है कंटेनर में एंटर करते हैं और इसकी वजह से क्या है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। ये सब जो था ट्रांजिशन एरा में आया कि उन्होंने बता दिया, जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है उसको ट्रांजिशन एरा में फेल कर दिया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स से डेवलप नहीं होता है। उसके बाद आया गोल्डन एरा। The golden age of microbiology begins with the work of Louis Pasteur and Robert Koch। जो गोल्डन एरा था इसमें क्या है माइक्रोबायोलॉजी और भी ज़्यादा डेवलप होने लगी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता लगा। इसमें जो मेन काम किया था वो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन इन दोनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था कि माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है वो मिली थी। तो लुईस पास्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें कहा जाता है। ये एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्हें अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है तो वो लुईस पास्चर हैं। इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी टर्म यूज की थी सबसे पहले। ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी बिल्कुल ही खत्म कर देती थी। वैसे तो ट्रांजिशन एरा में उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने क्या है एक स्वैन नेक इस टाइप का एक कंटेनर लिया और उसमें क्या है इन्होंने मटन ग्रेवी डाल दी। उसके बाद इसका जो ये हेड सा था वो क्या है बिल्कुल एक लॉन्ग सा था और बिल्कुल इस टाइप का हुआ करता था कि यहाँ से एयर तो एंटर कर सकती थी, बहुत कम एयर यहाँ पे एंटर कर जाती थी, लेकिन एयर क्या है वो ऐसी स्ट्रेट नहीं जा रही थी, तो इधर उधर ऐसे होके एयर को पास आउट होना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या है एयर इसमें एंटर तो करती थी लेकिन यहाँ तक पहुंच नहीं पाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह के माइक्रोब्स ग्रो नहीं हुए। तो स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर ने परफॉर्म किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। उसके बाद ही डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन वाज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉट बाय एनी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। उन्होंने बताया कि जो किसी भी सॉल्यूशन में फर्मेंटेशन होती है, कुछ भी ऐसी खराबी होती है, तो वो किसकी वजह से है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, ना कि किसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं होती। Existence of life in absence of oxygen, they used the term anaerobic and aerobic। इन्होंने दो टर्म दी थी एरोबिक और एनारोबिक। इनकी रिसर्च से पहले हमें यही लगता था कि जो सभी की लाइफ क्या है ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लुईस पास्चर थी इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या है बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करते हैं, उनकी लाइफ बिना ऑक्सीजन के भी चल रही है, मतलब कि ऐसी भी लाइफ है जो एग्जिस्ट करती है बिना ऑक्सीजन के। तो इन्होंने दो टर्म दी, एनारोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे थे, और एरोबिक जो क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं।
ही इज ऑल्सो नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग थ्योरी ऑफ पाश्चराइजेशन। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज़ को हमें उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम माइल्ड हीट करके भी, यानी कि उसको थोड़ी देर तक हीट करके भी, मान लो ये कंटेनर है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन है, तो इसको हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ हम 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए अगर हम इसको बॉईल कर रहे हैं इस टेम्परेचर पे, तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को वहाँ पे रोक सकते हैं। यानी कि हमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए उसको बॉईल करना ज़रूरी नहीं है, हम माइल्ड हीट से भी उसे रोक सकते हैं, माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। ही डेवलप्ड वैक्सीन्स अगेंस्ट चिकन क्लोरा, कोलेरा एंड रेबीज। इन्होंने कुछ वैक्सीन्स भी बनाए कोलेरा और रेबीज के अगेंस्ट। ही इंट्रोड्यूस स्टीरिलाइजेशन टेक्निक एंड सजेस्ट सम मेथड्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। इन्होंने कुछ स्टीरिलाइजेशन टेक्निक भी, यानी कि स्टीराइल करने के लिए जो टेक्निक्स थी वो इन्होंने बताई थी, और कुछ मेथड बताए जिनकी वजह से हॉस्पिटल में इन्फेक्शन वगैरह को हम रोक सकते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल। ही एक्सप्लेन दैट बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। उन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हीट लाइएबल फॉर्म है और एक है हीट रेजिस्टेंट फॉर्म। हीट लाइएबल में क्या है, जिनको अगर हम हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे, हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, किल हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हीट रेजिस्टेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अगर हम उनको कंटिन्यू बॉयल कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन को, तब भी वहां से क्या माइक्रोब्स मरते नहीं हैं, किल नहीं होते हैं, उनके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे उनको किल नहीं किया जा सकता। यानी कि 2 फॉर्म में क्या है, बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। ये बात जॉन टिंडल ने बताई। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड जोसेफ लिस्चर। ये क्या है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी इन्हें बोला जाता है। तो इन्होंने बताया था कहीं जख्म है उस पर इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, कई बार कुछ जख्म हमें चोट लग गया तो उस वहाँ चोट वाली जगह पे इन्फेक्शन होने लग जाता है, वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो इन्होंने उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी बताया था कि ऑपरेशन थिएटर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ही कंक्लूडेड दैट बाउंड इन्फेक्शन टू वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो जख्मों पे जो इन्फेक्शन होता है वो भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। देन एक साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच, ही एक्सप्लेन द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज। इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, डिजीज कोज करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जो क्या है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। ही इम्प्रूव द टेक्निक ऑफ आइसोलेटिंग बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। उन्होंने बैक्टीरिया को आइसोलेशन की टेक्निक भी बताई प्योर कल्चर में। इस चीज़ को हम आगे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो आप अच्छे से वहाँ पे समझ लेना। ही गिव रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनका माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें क्या है एक्सप्लेन की थी। ही इंट्रोड्यूस द स्टेनिंग टेक्निक। इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक के बारे में भी बताया था। इन्होंने एनिलाइन डाई का यूज़ किया था स्टेनिंग टेक्निक के लिए। स्टेन क्या होता है, मतलब कि वहाँ पे कलर आ जाता है जहाँ पे हम डाई डालते हैं, तो इससे हमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हुई। उसके बाद है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनके बारे में सबको पता है कि इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। इन 1929 ही डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक। इन्होंने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटाटम से। इन्होंने क्या है, पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। उस फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नोन एज फर्स्ट वंडर ड्रग। जो पहली एंटीबायोटिक आई थी पेनिसिलिन, उसको फर्स्ट वंडर ड्रग भी बोला गया था, क्योंकि ये एक तरह से लोगों ने इसको चमत्कार समझा था। तो इसी तरह ये जो हैं ये सारे यहाँ पे क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत कुछ हमें पता चला, बहुत कुछ डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुई इसके ऊपर। तो एक तरह से जो माइक्रोबायोलॉजी है उसने खुद की एक पहचान बनानी इस गोल्डन एरा में शुरू की थी। जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्म है, वो क्या है, गोल्डन एरा में ही यूज हुई थी। देन मॉडर्न एरा, ये जो एट प्रेजेंट चल रहा है मॉडर्न एरा में आता है। बाय द एंड ऑफ 1900 साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ग्रू अप एंड हैड कम टू इट्स ओन एज अ ब्रांच इन इट द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो
1900 के एंड से लेकर उसके बाद क्या हुआ, जो माइक्रोबायोलॉजी है वो ग्रो करने लगी। उसके बाद क्या हुआ, माइक्रोबायोलॉजी खुद एक ब्रांच की तरह आई बायोलॉजी के अंदर। तो माइक्रोबायोलॉजी को एक हम अलग ब्रांच कंसीडर करने लगे थे बायोलॉजी में। इन द लेटर ईयर, उसके कुछ सालों बाद, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर यूज्ड एज एन आइडियल टूल टू स्टडी वेरियस लाइफ प्रोसेस एंड यूज्ड इन मैनी रिसर्चेस। अब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने लगे जो अलग अलग रिसर्च में, अलग अलग लाइफ प्रोसेस को स्टडी करने के लिए बहुत सारी रिसर्च में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करने लगे। द जेनेटिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर हरगोविंद खुराना। जो प्रोफेसर हरगोविंद खुराना थे, उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में इंट्रोड्यूस किया था इसी एरा में, और इन्हें इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्टडी हम किस में करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में। माइकोलॉजी में स्टडी ऑफ फंजाई। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स को हम स्टडी करते हैं प्रोटोजोलॉजी में। फाइकोलॉजी में हम एल्गे को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गे। पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। उसके बाद अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट वन इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शन डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील करती है कि जो माइक्रोब्स ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्टियस डिसीज कोज करते हैं वो सब क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। देन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स विच कैन कंटेमिनेट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग एरिया एटसेट्रा। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उन माइक्रोब्स के बारे में जो कंटेमिनेशन कोज करते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ख़राब कर देंगे, उनकी ग्रोथ वहाँ पे हो जाती है, रॉ मटेरियल को कंटेमिनेट कर देते हैं, या फिर जहाँ पे उनको बनाया जा रहा है उस एरिया को अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे कंटेमिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके साथ डील करते हैं जो हम विटामिन, एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ ड्रग बनाने के लिए जिन माइक्रोब्स का हम यूज करते हैं वो सब क्या है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड। फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रोब्स और फूड के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, फूड खराब भी हो जाता है या फिर फूड पॉइजनिंग, फूड्स बोर्न डिसीज जैसी प्रॉब्लम आती है, तो उनके साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी डील करते हैं कि हमें फूड को कैसे बचाना चाहिए, हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस इसके लिए फॉलो करने चाहिए। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी रिलेशनशिप ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रॉप्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ यील्ड। ये क्या है, माइक्रोब्स और क्रॉप के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि माइक्रोब है अगर क्रॉप के ऊपर ग्रो करने लगे तो वहाँ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो खराब भी कर देते हैं माइक्रोब्स को, तो इसीलिए पेस्टिसाइड्स वगैरह भी यूज करते हैं। फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी जरूरी है, और यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी जरूरी है। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एंड इट्स एक्टिविटीज इन द फ्रेश एंड मराइन वाटर। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की एक्टिविटी वाटर के अंदर, फ्रेश या फिर मराइन वाटर में उसकी एक्टिविटी देखते हैं कि वो कैसे, कितना ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, तो वो सब क्या है हम एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे। इसमें हम लेक का वाटर भी ले सकते हैं, रिवर से भी वाटर ले सकते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या माइक्रोब्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो कैसी कंडीशन में कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है हम इसमें देखते हैं। देन एयर माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स दैट कॉज डिसीज थ्रू एयर। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है कि हवा के थ्रू क्या है बीमारियां फैलाते हैं, तो एयर माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो क्या है एयर के थ्रू डिसीज को स्प्रेड करते हैं। किसी को कफ कोल्ड हो रहा है तो वो क्या है उसके पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं और वो क्या है दूसरे इंसान को अफेक्ट करते हैं,
इस तरह के माइक्रोब्स को क्या है, हम एयर माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल है, तो वो सब क्या है, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। एप्लीकेशन एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, अब डे बाय डे ग्रो कर रही है, तो इसकी जो है बहुत सारी एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल एरिया में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटीबायोटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए उनकी प्रोडक्शन में भी क्या है, यूज होती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक प्रिपेयर करने के लिए। जैसे पेनिसिलिन क्या है, वो भी किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर हुई है, तो एंटीबायोटिक क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज करके प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, ड्रग बनाने के लिए, वैक्सीन्स बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उनके टेस्ट करने के लिए और उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, तो उसमें क्या है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करते हैं टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए। और बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए भी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, अब क्या है, इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारा वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक भी निकलता है, वाटर भी निकलता है और भी बहुत कुछ जो क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को डिग्रेड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम क्या है, किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करते हैं, तो ये भी एक एप्लीकेशन है माइक्रोबायोलॉजी की। स्टीराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन के लिए, जो स्टीराइल प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ करते हैं। स्टीरिलाइजेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, सब चीज़ों को जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको स्टीराइल करने के लिए, एरिया को स्टीराइल करने के लिए हम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़, कर्ड, बटर, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही बनते हैं। लैक्टोबैसिलस यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत सारी डेयरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। इसके अलावा इनकी और भी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन एग्जाम के लिए इतना आपको सफिशिएंट है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।